सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग इज गुड टू। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस टीचिंग एप्टीट्यूड, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स लाइक पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शैक्षणिक मूल्यांकन, उसकी क्या आवश्यकता है, प्रकार क्या है मूल्यांकन के और विधियाँ क्या हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मापन तथा मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की अगर बात करें, मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक शब्द होता है। इवैल्यूएशन इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट जिसमें मापन एवं निरीक्षण दोनों कार्य आते हैं। मूल्यांकन में आपका क्या होता है, मापन भी आता है और निरीक्षण भी आता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत आपका मेजरमेंट को भी इंक्लूड किया जाता है और निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। और मूल्यांकन अपने आप में एक क्या है, व्यापक शब्द है। एंड नेक्स्ट है आपका मापन एवं मूल्यांकन में अंतर होता है। मापन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन में जो है अंतर होता है। मापन जो है किसी भी वस्तु की संख्यात्मक तस्वीर होती है, यानी जो मेजरमेंट होती है किसी भी वस्तु की, वो न्यूमेरिकल वैल्यू को डिनोट करती है। और मूल्यांकन में मापन के साथ साथ परिमाणात्मक या गुणात्मक भी सम्मिलित रहता है, यानी कि आपका इवैल्यूएशन के अंतर्गत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों गुण को सम्मिलित किया जाता है। और आपका जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट में ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटेटिव वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। मापन से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, हाउ मच, यानी मापन का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितनी है, जबकि मूल्यांकन से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी अच्छी है, हाउ गुड, उसकी क्वालिटी का भी पता चलता है इवैल्यूएशन से। एंड मापन के क्षेत्र जो है सीमित होते हैं, जो मेजरमेंट होता है उसके जो स्कोप होते हैं लिमिटेड होते हैं, जबकि मूल्यांकन के क्षेत्र जो है विस्तृत होते हैं, ब्रॉड होते हैं। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। मापन मूल्यांकन का अंग मात्र है, यानी कि जो मेजरमेंट होते हैं वो इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों को अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। मापन का उदाहरण है, यानी जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को अंकों में व्यक्त करना मापन का उदाहरण है। जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनकी उपलब्धि के स्तर के संबंध में संतोषजनक अथवा असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना मूल्यांकन का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है। तो शैक्षिक उपलब्धियों को, एजुकेशनल अचीवमेंट को अगर हम अंकों में या डिजिट में व्यक्त कर रहे हैं तो उसको जो है मापन कहा जाएगा। और जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर, जिस प्रकार से छात्रों ने प्राप्तांक प्राप्त कर रखे हैं, उनकी उपलब्धि के स्तर के आधार पर उसमें संतोषजनक और असंतोषजनक स्थिति का निर्धारण करना क्या कहलाता है, आपका मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के उदाहरण हैं। मूल्यांकन में अधिक जोर इस बात पर दिया जाता है कि उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, यानी कि हमारे जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इसकी व्याख्या करता है आपका मूल्यांकन। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। रजनी ने गणित में 92% या 92 अंक प्राप्त किए, यह मापन कहलाएगा। 100 में से उसने जो है 92 मार्क्स प्राप्त कर रखे हैं। और मूल्यांकन में यह पता चलता है कि रजनी गणित विषय में अच्छी है तथा वह गणित विषय में किस स्तर तक के प्रश्न हल कर सकती है। मूल्यांकन में पता चलता है कि रजनी
जो है गणित विषय में क्या है, अच्छी है तथा वह गणित विषय में किस स्तर तक के प्रश्न हल कर सकती है, इसका पता हमें इवैल्यूएशन से, मूल्यांकन से पता चलता है। मूल्यांकन की तुलना में मापन अधिक शुद्ध तथा विशिष्ट होता है। मूल्यांकन की तुलना में जो आपका मापन होता है वो शुद्ध और विशिष्ट होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन और मापन में कौन अधिक स्पष्ट और शुद्ध होता है, तो मूल्यांकन और मापन में अधिक शुद्ध और विशिष्ट होता है आपका मापन। क्या होता है, मापन होता है। उसके बाद अगला है आपका अधिगम का मापन। मापन का अर्थ हम समझते हैं। अधिगम का मापन क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ लर्निंग। प्रायः मापन से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि यह प्रदत्तों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। यह जो प्रदत्त होते हैं, डाटा होते हैं, उसका अंकों के रूप में वर्णन करता है, ऐसा माना जाता है मापन का अर्थ। मापन किसी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। मापन क्या कहलाता है, किसी वस्तु का शुद्ध एवं वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। अब हम जानते हैं मापन की परिभाषाएं। एस.एस. स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसके अनुसार, एस.एस. स्टीवेंस के अनुसार। एस.एस. स्टीवेंस के कहना है कि मापन जो है किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। और अगला है आपका हेल्मस्टेडर के अनुसार। हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मापन को जो है एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। हेल्मस्टेडर का कहना है मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। उसके बाद अगला है आपका मॉरिसन। मॉरिसन का कहना है, क्या कहना है मॉरिसन का? मॉरिसन का कहना है कि मापन मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। मॉरिसन का कहना है कि मापन मूल रूप से एक भाग है के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप प्रदान करता है। शिक्षक क्या करता है, छात्र की किसी विशेषता को संख्यात्मक रूप में प्रदान करता है। अगला है आपका रिचर्ड एच लिंडेमैन का कहना है कि मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। रिचर्ड एच लिंडमैन का कहना है कि मापन को किसी मान्य नियमों के अनुरूप व्यक्तियों तथा वस्तुओं के किसी समुच्चय मीन्स सेट के प्रत्येक तत्व को अंकों के किसी समुच्चय से एक अंक आवंटित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एंड अगला है आपका कैंपबेल के अनुसार नियम के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। कैंपबेल का कहना है, क्या कहना है कि नियमों के अनुसार जो है वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना ही जो है आपका मेजरमेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक मापन की। इससे पहले हमने जो है आपका अधिगम मापन के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना। अब जानते हैं शैक्षिक मापन में आपका पहला आता है गुणात्मक मापन, जिसे क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। किसी वस्तु, मनुष्य अथवा क्रिया के गुणों के आधार पर उसका मापन करना गुणात्मक मापन कहलाता है। किसी वस्तु,
मनुष्य अथवा क्रिया के गुणों के आधार पर अगर हम मापन कर रहे हैं तो उसे जो है गुणात्मक मापन कहलाता है। इसे किसी निश्चित इकाई अंकों में नहीं मापा जा सकता है। उदाहरण अभिवृद्धि का परीक्षण या बुद्धि परीक्षण जो है आपका गुणात्मक मापन का उदाहरण है। और उसके बाद जो है मात्रात्मक मापन। मनुष्य के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें परिमाण के आधार पर मापा जाता है। मनुष्य के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें परिमाण के आधार पर मापा जाता है, उसे मात्रात्मक मापन कहलाता है। उदाहरण किसी की लंबाई, भार, दूरी आदि की गणना करना जो है आपका मात्रात्मक मापन या मेजरमेंट कहलाता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। मात्रात्मक मापन का आधार शून्य होता है। आपका जो मात्रात्मक मापन होता है उसका जो आधार होता है क्या होता है? शून्य होता है। मापन के स्तर की अवधारणा मनोवैज्ञानिक स्टैनले स्मिथ स्टीवेंस 1946 ने दी थी। मापन के स्तर की अवधारणा जो है आपका मनोवैज्ञानिक स्टैनले स्मिथ और स्टीवेंस 1946 ने दी थी। एस स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। पूछा जा सकता है कि एस स्टीवेंस ने मापन के कितने स्तर बताए हैं? तो कितने बताए हैं? 4 स्तर, 4 लेवल बताए हैं। पहला आपका नामिक स्तर या मापक, जिसे जो है आपका नॉमिनल लेवल या स्केल के नाम से जाना जाता है। इसमें या इनमें व्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। नामिक स्तर में क्या किया जाता है? आपका व्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण, उसकी विशेषताओं के आधार पर कोई नाम, शब्द या अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। यह एक गुणात्मक मापन है। नामिक स्तर या मापक जो है आपका गुणात्मक मापन है। जैसे लिंग, महिला, पुरुष, रंग, धर्म, विषय, कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि के बारे में जानना जो है आपका नामिक स्तर का मापन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्रमिक स्तर का मापन, जिसे जो है ऑर्डिनल लेवल के मापन कहा जाता है। यह मापन गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है। आपका जो क्रमिक स्तर का मापन होता है वो जो है आपका गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है, जिस कारण विभिन्न श्रेणियों में एक क्रम होता है। इसमें छात्रों को एक क्रम रैंक प्रदान किया जाता है। क्रमित मापन भी नामित मापन की तरह गुणात्मक मापन होता है। आपका जो ऑर्डिनल लेवल का मेजरमेंट होता है यह भी आपका गुणात्मक मापन की तरह ही होता है। यह मापन गुणों की मात्रा के आकार के आधार पर होता है। क्रमिक स्तर का मापन जो है आपका गुणों की मात्रा के आकार के आधार पर होता है, जिस कारण विभिन्न श्रेणियों में एक क्रम होता है। इसमें छात्रों को एक क्रम या रैंक प्रदान किया जाता है। क्रमित मापन भी नामित मापन की तरह गुणात्मक मापन है। जैसे योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत, कमजोर या प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फेल आदि में जो मेजरमेंट किया जाता है वो क्रमिक स्तर का मेजरमेंट कहलाता है। एंड थर्ड है आपका समान अंतराल स्तर या मापक या अंतरित स्तर। समान अंतराल स्तर या मापक या अंतरित स्तर। मापन क्या है? यह स्तर नामित क्रमिक स्तर से अधिक परिमार्जित मात्रक मापन है। व्यवहारगत पहलुओं के आकलन में अंतराल मापनी सर्वोत्तम विधि है। व्यवहारगत पहलुओं के आकलन में जो है अंतराल मापनी सर्वोत्तम विधि है। विद्यालय में छात्रों की उपलब्धि मापन में शिक्षक मापदंड परीक्षण, क्राइटेरिया टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे निष्पत्ति परीक्षा। यह मापन गुणों की मात्रा पर आधारित होते हैं। आपका जो समान अंतराल स्तर या मापक अंतरित स्तर मापन होता है ये जो गुणों की मात्रा पर आधारित होता है। गुणों की मात्रा को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उपश्रेणी में अंतर समान रहता है। जैसे आयु, वेतन, वृद्धि, ग्रेडिंग में श्रेणी ABCD आदि जो है आपका समान अंतराल स्तर का या आंतरिक स्तर का मेजरमेंट है। उसके बाद जो है अगला है आनुपातिक स्तर मापन, रेशियो लेवल। यह मापन इन चरों
इन चारों में सर्वाधिक शुद्ध मापन है, जिसमें परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। यह मापन परिणामों को अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस मापन का प्रयोग कम होता है। आनुपातिक मापन कल्पित शून्य न होकर वास्तविक तथा परम शून्य होता है तथा प्राप्त परिणामों से जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि जैसी सभी क्रियाएं संभव होती हैं, जैसे भार माप, तापमान, केल्विन में, लंबाई, पल्स रेट आदि। मूल्यांकन की संकल्पना एवं परिभाषाएं, यानी इवैल्यूएशन की जो कॉन्सेप्ट हैं या परिभाषाएं हैं, क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, किसने क्या दे रखे हैं, समझते हैं। मूल्यांकन शिक्षा के चलने में मूल्यांकन जो है शिक्षा में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है शिक्षा में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को ज्ञात करके उसके संबंध में उचित या अनुचित का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। अब अगला है एम.एन. डंडेकर के अनुसार जो मूल्यांकन दे रखे है। एम.एन. डंडेकर ने मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है, जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। एम.एन. डंडेकर का कहना है, क्या कहना है, मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है, जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। और उसके बाद अगला है क्वालेन तथा हन्ना के अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों की संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। किसके अनुसार, क्वालेन तथा हन्ना के अनुसार। उसके बाद अगला है आपका रेमर्स एवं गेज के अनुसार। तो रेमर्स एवं गेज का कहना है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। इवेल्युएशन अज्यूम ए पर्पस और एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गुड और डिजायरेबल फ्रॉम द सैम्पल पॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी और बोथ। यानी कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। ये कहना है रेमर्स एवं गेज का। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि में जो उत्तम हो या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। यह डेफिनेशन जो है किसके द्वारा दी गई है, तो रेमर्स एवं गेज के अनुसार। अगला है नॉर्मन ई ग्रोनलुंड का कहना है कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्य की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नॉर्मन ई ग्रोनलुंड का कहना है, नॉर्मन ई ग्रोनलुंड का कहना है कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा उद्देश्यों की सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उसके बाद एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन नामक पुस्तक के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातों के विषय में निश्चय किया गया है। क्या किया गया है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, कक्षा में दिए जाने वाले अधिगम अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस कितने प्रभावोत्पादक प्रभावशाली रहे हैं, एंड तीसरा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। ये तीनों तथ्य मिलकर मूल्यांकन चक्र को पूरा करते हैं। यह कहना है एनसीईआरटी की कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन नामक पुस्तक में। शैक्षणिक उद्देश्य सीखने के अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन एक दूसरे से मूल्यांकन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। शैक्षणिक उद्देश्य सीखने के अनुभव तथा व्यवहार परिवर्तन जो है एक दूसरे से मूल्यांकन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी भी एक तथ्य का अभाव मूल्यांकन को अपूर्णता देता है। अगर जहाँ पे शैक्षणिक उद्देश्य सीखने के अनुभव व्यवहार परिवर्तन एक दूसरे के मूल्यांकन प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं,
अगर जिसमें जहाँ पे जो है ये तीनों में से एक की अनुपस्थिति हो जाती है तो वहाँ पे जो है मूल्यांकन अपूर्ण होता है। शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही मूल्यांकनों का वास्तविक अभिप्राय है। शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना ही जो है इवैल्यूएशन का वास्तविक अभिप्राय है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं उद्देश्य। कोठारी आयोग के अनुसार जो है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र है। कोठारी आयोग के अनुसार क्या कहना है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मूल्यांकन का प्रमुख पक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। और अगला है कनिंघम। कनिंघम का कहना है पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने कलाकक्ष विद्यालय में ढाल सके। मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला होता है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक व स्वोद्देश्य बनाना। दूसरा मानकों का निर्धारण व व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना। अगला होता है छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन ज्ञान व विकास की जांच करना। चौथा होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निर्धारण करना तथा प्रतिपुष्टि के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। अगला होता है अधिगम की प्रेरणा एवं शिक्षण की प्रभावशीलता को जानना। छात्रों को व्यवसाय शिक्षा इत्यादि के लिए निर्देशित करना। आवश्यकता एवं योग्यता अनुसार विद्यार्थियों का चयन करना। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता या उपयोगिता को जांचकर पाठ्यक्रम व प्रविधियों में सुधार करना। और उसके बाद जो है अगला होता है प्रमाण पत्र प्रदान करना। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन की। किसी कार्यक्रम की मूल्यांकन की प्रक्रिया 5 चरणों से गुजरती है। पहला प्लानिंग बनाना, दूसरा आपका कार्यान्वयन करना इम्प्लीमेंटेशन करना, उसके बाद तीसरा होता है निष्कर्ष व सार फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, और उसके बाद जो है प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग, और उसके बाद जो है प्रसार या डिसेमिनेशन। कौन कौन से 5 चरण होते हैं इवैल्यूएशन के? योजना करना, कार्यान्वयन करना, निष्कर्ष व सार करना, प्रतिवेदन रिपोर्ट करना और प्रसार करना। महान शिक्षा शास्त्री बेंजामिन स्मिथ ब्लूम BS ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण भाग या बिंदु सोपान बताए हैं। आपका मूल्यांकन के 3 प्रक्रिया कौन कौन से हैं? आपका उद्देश्य होता है, अधिगम अनुभव होता है, और उसके बाद तीसरा होता है मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान। मूल्यांकन के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना, मूल्यांकन तकनीकों की रचना करना, उपकरण का उपयोग, वास्तविक आंकड़ों का एकत्रीकरण। अब बात करते हैं आपका मूल्यांकन के पक्ष की। तो शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना होता है। बालक के व्यवहार परिवर्तन के सभी क्षेत्रों को प्रमुख रूप से 3 पक्षों में विभाजित किया जाता है। आपका पहला ज्ञानात्मक पक्ष जिसे संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। दूसरा अफेक्टिव एस्पेक्ट जिसे भावात्मक पक्ष कहा जाता है। तीसरा आपका कोग्निटिव एस्पेक्ट जिसे क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष। BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष की विवेचना करते हुए निम्न प्रकार का ज्ञान इस पक्ष में सम्मिलित किया है। आपका पहला विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, दूसरा विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान, तीसरा परंपराओं एवं मान्यताओं का ज्ञान, चौथा घटनाओं का ज्ञान, पांचवा मापदंडों का ज्ञान, और छठा विधियों एवं प्रणालियों का ज्ञान, सातवां सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का ज्ञान। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। ज्ञान, बोध,
प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव एस्पेक्ट, यह पक्ष बालक की रुचियों, उसकी संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित होता है। इस पक्ष के भी 6 स्तर होते हैं, जैसे आग्रहण, प्रतिक्रिया, अनुमूल्यन, विचारण, व्यवस्थापन और चरित्रीकरण। और अगला है आपका क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट। क्रियात्मक पक्ष मांसपेशियों एवं आंगिक गतियों की आवश्यकता से संबंधित होता है। शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से इस पक्ष को भी 6 स्तरों में बांटा गया है। आपका उत्तेजन, कार्यवाही, नियंत्रण करना, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत या कौशल। व्यवहार के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों में परस्पर समन्वय रहता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन का मूल्यांकन इन 3 क्षेत्रों में पृथक रूप तथा समन्वित रूप दोनों प्रकार से ही किया जा सकता है। मापन एवं मूल्यांकन में अंतर की अगर बात करें, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। मापन एक प्राचीन अवधारणा है या धारणा है, मूल्यांकन एक नवीन धारणा है। मापन एक सामान्य संप्रदाय है, मूल्यांकन शब्द तकनीकी तथा प्राविधिक संप्रदाय है। मापन किसी भी वस्तु की संख्यात्मक या क्वांटिटेटिव तस्वीर होती है, और मूल्यांकन में मापन के साथ साथ जो है आपका गुणात्मक चित्र भी रहता है। मापन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, मूल्यांकन यह बताता है कि कोई वस्तु कैसी है। मापन का क्षेत्र संकुचित है, मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत है। मापन में जांच किसी उद्देश्य के आधार पर नहीं होती। जांच के परिणाम जो है संख्या, औसत तथा प्रतिशत आदि में व्यक्त किए जाते हैं, और मूल्यांकन में जो है अधिक जोर इस पर दिया जाता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है। मापन का उद्देश्य केवल मापन करना होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाकर शैक्षिक कार्यक्रम में सुधार लाना। मापन में अधिकतर एक ही प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, मूल्यांकन के लिए विविध प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहती है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।